नमस्कार। आज ई मंच पर हमारे साथ चेतन जोशी सर भारतीय शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठतम बांसुरी वादक में से एक हैं और आज हमारी चर्चा बांसुरी वादन पर होने वाली है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं एक बार दर्शकों को सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सर मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सर 35 वर्षों से लगभग बांसुरी में अपना योगदान दे रहे हैं और सर का कुछ ऐसा रिसर्च भी है, एक कुछ नई चीजें भी हैं जो हम चर्चा करेंगे और हमको पता चलेगा। जैसे 3.5 सप्तक जो बांसुरी में है उस पे हम विशेष चर्चा करेंगे सर के साथ। और हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं या जो हमारे संगीत के आज हमारे साथ जो संगीत प्रेमी जुड़े हैं उनको बांसुरी से संबंधित ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सर सबसे पहले तो मैं आपके मामले में थोड़ा कुछ बताइए सर, और आपसे ही चर्चा चालू करते हैं सर। धन्यवाद उपाध्याय जी। हमारे संगीत में परंपरा है कि गुरुओं के नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं वो आज मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से। मैंने अपनी संगीत की शिक्षा प्रारंभ की बोकारो स्टील सिटी के स्वर्गीय आचार्य जगदीश जी से। वो बहुत बड़े गायक थे और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा से थे। उसके बाद प्रयागराज में महान बांसुरी वादक स्वर्गीय पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से कला प्रसाद प्राप्त हुआ मुझको। उनके बाद मुंबई में विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित रघुनाथ सेठ जी का मुझको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वर्तमान में पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में मैं संगीत का काम आगे बढ़ा रहा हूं, सीख रहा हूं। तो इन चारों गुरुओं का तथा उसी लेवल के और भी बहुत सारे कलाकारों से बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले तो मैं इन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। बांसुरी मेरा बचपन से ही पैशन था, शौक था, और बाद में प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया। लेकिन एक सौभाग्य मुझको हमेशा मिला कि गुरुजनों ने मुझको दिल खोल कर दिया, इतना दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, पर उनका जो दान था वो कम नहीं। सर मैं लगभग, जैसा आपने कहा ही है कि लगभग 35 वर्षों से इस फील्ड में हूं और निरंतर संघर्ष किया है। मेरे परिवार में ना तो पिताजी की तरफ से और ना माताजी की तरफ से कोई भी संगीतकार नहीं है। तो मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि मैं कैसे संगीत की तरफ आ गया, संगीत को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, जबकि एक संगीत के क्षेत्र में मुझको कोई जानकारी भी नहीं थी कि कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कोई बताने वाला भी नहीं था सिवाय गुरुओं के।
तो ये एक मैं मान के चलता हूं कि ईश्वर की इच्छा ही थी कि उन्होंने मुझको इस ओर मुझको अग्रसर किया, आगे बढ़ाया। साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र में थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी मुझको शौक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्रंथों को भी पढ़ता रहता हूँ, लोगों को सुनता रहता हूँ, गुरुजनों से बातचीत करता रहता हूँ, अपने मन के जो प्रश्न हैं उनसे पूछता रहता हूँ। और इस नाते लगातार मैं कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थी भाव में ही रहूं, सर क्योंकि एक संगीतकार या कोई भी कलाकार जब तक विद्यार्थी भाव में रहता है तभी तक उसकी प्रगति होती रहती है। जैसे ही वो गुरु बनने लगता है तो वो उसकी प्रगति रुक जाती है। मैं कभी नहीं चाहता कि वो स्थिति मेरे साथ आए। क्या बात। तो इस क्रम में बहुत सारे कार्य भी किए। मैं बोकारो में लगभग मैंने 25 वर्ष नौकरी की। एक बहुत प्रसिद्ध विद्यालय है वहाँ का, बोकारो का, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली स्कूल में मैं संगीत का विभाग अध्यक्ष भी था और वहाँ पे हेड मास्टर भी था, सीनियर मास्टर कहते हैं उसको। बाद में मैंने वहाँ नौकरी छोड़ी और दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिट्जी लिमिटेड में मैं हेड कल्चरल अफेयर्स था और फिर बाद में एक एकेडमी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा। लेकिन इन सारी अच्छी सैलरी वाली नौकरियों को करने के बावजूद मन को संतुष्टि नहीं थी। तो मुझको ऐसा लगा कि क्यों ना फुल टाइम संगीत को ही दिया जाए, और तय कर लिया तो फिर उस फील्ड में कूद गया। और आज की तारीख में मैं फ्रीलांसर हूँ, पूर्णकालिक बांसुरी वादक हूँ और सिर्फ गाने बजाने का ही काम मेरा है। बहुत सुंदर। में मेरी पत्नी है और मेरा छोटा बेटा है, अभी क्लास 5 में पढ़ता है वो, लेकिन वो भी अभी बांसुरी थोड़ा थोड़ा बजाने लगा है। तो मेरे ख्याल से इतना वृत्तांत काफी होगा। सर 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 ये जो अभी इंडियन म्यूजिक है या वर्ल्ड म्यूजिक है, इसको लेके जो अभी परिवर्तन हो रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं, स्पेशली बांसुरी से रिलेटेड, क्योंकि बांसुरी तो हमारा, मैं समझता हूं, जो कृष्ण प्रेमी हैं या जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए कोई नया वाद्य यंत्र नहीं है। हमारे कृष्ण जी भी उसके बड़े अच्छे वादक थे और आज भी बांसुरी सबसे प्यारा, अगर धुन सुना जाए तो आदमी सुनते सुनते खो जाता है। इतनी मीठी आवाज मैंने किसी और वाद्य यंत्र में अभी तक तो नहीं देखा है। तो सर आपका जो अभी इंडियन म्यूजिक है और वर्ल्ड म्यूजिक है, उससे संबंधित आपकी क्या क्या बोलना चाहेंगे या क्या आपकी क्या राय है सर बांसुरी को लेके? जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस कार्यक्रम के दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि वास्तव में बांसुरी जो है वो संगीत है। बांसुरी एक माध्यम है, मीडियम है। वास्तव में हम सीखते हैं संगीत, बजाते हैं संगीत, प्रदर्शन हम करते हैं संगीत का। तो आप ये कतई ना समझें कि जब मैं बांसुरी बांसुरी बजा रहा हूं तो बांसुरी का विद्यार्थी हूं। बांसुरी तो ठीक है, बांसुरी बजाने के लिए 6 छेद पे उंगलियों का ऊपर नीचे करना और फूंकना, इसको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो कोई अगर अच्छा विद्यार्थी है तो 2-3 महीने में सीख लेगा। लेकिन असल चीज जो है उसके अंदर जो कंटेंट है, जो हम बजाते हैं, वो है शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो मूल रूप से हम संगीत के विद्यार्थी होते हैं और बांसुरी हमारा माध्यम है। जी। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारतीय संगीत, यह जो हमारी परंपरा है,
यह हजारों वर्ष पुरानी है। आप ये देखें कि अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है कि जो रामायण काल था वो 12,000 वर्ष पहले का था। जी जी। तो 12,000 वर्ष पहले की वाल्मीकि रामायण में जो भगवान श्री राम त्रेता युग में पैदा हुए थे ऐसा माना जाता है, और उसी युग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। मैंने वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया है। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर वेणु का यानी बांसुरी का उल्लेख है। उसी प्रकार से उससे भी पुराने ग्रंथ हैं, रामायण से भी पुराने ग्रंथ हैं। वेदों में भी बांसुरी का उल्लेख है, संगीत का उल्लेख है। जी जी। तो संगीत जो है वो हमारा 20-25 हजार साल तो कहीं नहीं गए, इतना पुराना तो है ही। क्या बात। हो सकता उससे भी पुराना हो। जी जी। प्राचीन काल में, अब जैसे वैदिक काल में कागज तो थे नहीं, तो जो भी था वो श्रुति परंपरा से चला आ रहा था, सुन करके याद करना और आगे की पीढ़ी को प्रदान करना। तो अगर हम उसके कोई प्रमाण खोजने जाएंगे कि वेद कब हुए, तो उसका कोई प्रमाण तो मिलने से रहा, कोई खुदाई से मिलना या पुरातत्व विभाग उसकी कोई पुष्टि करे ऐसा तो कोई प्रमाण मिलने से रहा। लेकिन उसमें जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है उसके आधार पर अगर रामायण 12,000 साल पुराना है तो वेद तो उससे बहुत पुराने माने जा सकते। तो पूरे विश्व में, अब जब आप विश्व संगीत की बात करते हैं तो पूरे विश्व में सिर्फ भारत का ही संगीत ऐसा है जो इतना पुराना है और अनवरत टूट अभी तक चला आ रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही उदाहरण है, भारतीय शास्त्रीय संगीत। जी जी। और इसमें एक खास बात यह भी है कि अभी तक आप देखिए जापान का संगीत, उसमें वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव आ चुका है। चाइना का संगीत, उसमें वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव आ चुका है। यहाँ तक कि अरेबियन म्यूजिक, अफ्रीकन म्यूजिक का, और जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो तो वेस्टर्न है ही। यानी वर्ल्ड का 90% से भी ज्यादा संगीत वेस्टर्न म्यूजिक के प्रभाव में है। सिर्फ भारतीय संगीत ही ऐसा है जो अभी तक वेस्टर्न म्यूजिक के प्रभाव में नहीं आया। और क्यों नहीं आया उसका भी एक बहुत अनोखा कारण है। उसका कारण मूल रूप से अगर एक वाक्य में कहें तो वो ये है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत दीर्घजीवी या चिरंजीवी है क्योंकि यह प्रकृति आधारित है। क्या बात। तो हमारा जो संगीत है वो प्रकृति से आया है। हमारा, आप जब हमारे यहाँ स्वरों की जो स्थापना है वो स्वरों की स्थापना नेचुरल है। बाकी संगीत में स्वरों को कहीं पे काटा गया है, कहीं पे ऊपर से काटा गया, कहीं से नीचे से काटा गया ताकि एक बराबर सभी स्वर एक जैसे हों। आप देखें पियानो के किसी भी की को, किसी भी स्वर को आप सा मान सकते हैं, और वहां से जितनी दूर सा से रे है उतनी ही दूर रे से ग है, ग से म भी उतनी ही दूर है, म से प भी उतनी ही दूर है। जी जी। प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता। आप देखिए हमारी ये जो 10 उंगलियां हैं, ये 10 उंगलियां मेरे ही शरीर की होते हुए भी अलग हैं, सभी अलग अलग हैं। तो ये प्रकृति जो है इसमें विश्वास नहीं रखती। प्रकृति में विविधता होती है हमेशा। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो हमारे विद्वान थे उन्होंने ये इस बात को पहचाना कि षडज से ऋषभ जो है वो तो 3 श्रुतियों के दूरी पर है।
और ऋषभ से गंधार सिर्फ 2 ही श्रुतियों की दूरी पर है, फिर गंधार से मध्यम 4 श्रुतियों की दूरी पर है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से जितना दूर रायपुर, रायपुर से उतना ही दूर बिलासपुर, ऐसा नहीं है। जी 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 रायपुर से बिलासपुर थोड़ा नजदीक है जी जी और दिल्ली दूर है। अगर आप जबरदस्ती ये मान के चल लें, कोई वहां अमेरिका में बैठा हो या कोई इंग्लैंड में बैठा हो और ये मान के चले कि दिल्ली से जितनी दूर रायपुर और रायपुर से उतनी ही दूर बिलासपुर होगा, तो ये उसकी गलती है, ये सही नहीं होगा और ये प्राकृतिक नहीं होगा। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति में जो संगीत है और संगीत के जो स्वरों की दूरी है उसको पहचाना, उसको अपनाया और वही आज तक चला आ रहा है। और इसलिए चूंकि प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है हमारा संगीत, इसलिए दीर्घजीवी है। इसके जीवन को कहीं पे कोई आघात नहीं लगा। जबकि जो वेस्टर्न म्यूजिक है, आप देखें वेस्टर्न म्यूजिक में सा से रे बराबर, फिर रे से ग की दूरी बराबर, ग से म बराबर, म से प, तो आप ग को भी सा मान सकते हैं, म को भी सा मान सकते हैं और पूरा स्केल आप बजा सकते हैं, पूरा आरोह अवरोह बजा सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। तो ये इस बात को, हमारा संगीत जो है वो बाकी संगीत से बिल्कुल अलग हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे संगीत में है कि हमारा संगीत, हम अपने संगीत का जो उद्भव है वो लोक संगीत से मानते हैं, क्योंकि लोक संगीत की गहराई जो है वो अभूतपूर्व है। उतना सुंदर, उतना सरल कोई संगीत नहीं है। और ये एक कहावत है कि सरल होना बहुत मुश्किल है। जी 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 जो सरल है वो देखने में सरल होता है, लेकिन उसके साथ उस पूरे समूह की जन भावनाएं, उसके भाव, उसके दैनंदिन के कार्य, उसके संवेदनाएं, सारी चीजें जुड़ी होती हैं, तब एक लोकगीत बनता है। तो वो लोकगीत जो है, उसके जो स्वर हैं वो पता नहीं किसने बनाए। कभी कंपोजर का नाम उसमें नहीं होता लोकगीत में, ना तो लेखक का, कवि का नाम होता है और ना संगीत निर्देशक का नाम होता है। बस वो पीढ़ी चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और उन्हीं चीजों को परिमार्जित कर दिया जाए तो शास्त्रीय संगीत हो जाता है। वास्तव में भारत में अगर हम देखें तो शास्त्रीय संगीत का जो शब्दार्थ है उसका अर्थ होता है वैज्ञानिक संगीत। क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं हमारे, वो विज्ञान आधारित है। हमारी पूरी संस्कृति ही विज्ञान आधारित है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सोशल साइंसेस कहा जाता हो, हमारे यहाँ समाज शास्त्र है। हमारे यहाँ जो जैसे अर्थ इकोनॉमिक्स जो है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी ये सभी जो हैं वो शास्त्र हैं। विज्ञान शब्द जैसे भौतिकी शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जी जी इसी प्रकार से संगीत शास्त्र है। और संगीत शास्त्र के आधार पर जो संगीत है वो, या जिस संगीत का कोई शास्त्र हो, वो शास्त्रीय संगीत है। जी जी तो ये इस प्रकार से हमारा संगीत पला बढ़ा, आगे पनपा, आगे फला फूला। और हमारे यहाँ एक और जो बड़ी विशेषता है कि हमारा संगीत अगर एक लाइन में कहा जाए तो नित्य नूतन चिर पुरातन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारा संगीत है, नित्य नूतन चिर पुरातन। ऐसा नहीं है कि 200 साल पहले किसी बाख ने या किसी मोजार्ट ने एक कृति बना करके उसके नोटेशन लिख दिए और 200 साल के बाद भी वही चीज हो रही है। ऐसा हमारा संगीत नहीं है। राग यमन पता नहीं किसने बनाया होगा, राग भूपाली पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन हर बार वो कलाकार स्वयं भी उसको गाएगा तो अलग तरह से गाएगा। अगर आज राग यमन बजाऊंगा, अभी
राग यमन बजाऊंगा तो अलग ढंग से बजेगा, आधे घंटे बाद आप सुनेंगे तो मैं ही किसी अलग ढंग से बजाऊंगा। तो ये जो नित्य नूतनता है, ये इसकी खासियत है। लेकिन साथ ही साथ हजारों वर्षों से रागिनियों की परंपराएं चली आ रही हैं, तो वो इसकी चिर पुरातनता है, जो इसको कहीं ना कहीं साम गान से जोड़ती है, साम वैदिक गान से इसको जोड़ती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये हमारा भारतीय संगीत को विश्व संगीत से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। क्या बात है, क्या बात। सर आपने बड़े अच्छे, जी 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 सर, आप मैं सिर्फ एक सेंटेंस ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम हमेशा नवीनता में विश्वास करते हैं, इसलिए विश्व के हर संगीत का, हर प्रकार के संगीत का हम बहुत यथोचित सम्मान करते हैं। क्या बात, क्या बात है सर। मैं एक चीज तो मैंने देखा है, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ ई मंच पे ही हम लोगों ने लगभग इंटरव्यू में ही मिनिमम करीब 50-60 इंटरव्यू हुए होंगे और 200 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं अभी इस तरह के। जितना हमारे भारतीय जो गुणी लोग हैं संगीत के, आप जैसे लोग, मैं देखता हूं जिसके अंदर जितना ही ज्यादा गुण है, जो जितना ही गुणी है, वो उतना ही विनम्र है। चाहे ये गुरु शिष्य परंपरा का कमाल हो या हमारे संगीत का कमाल हो, हमारे कल्चर का कमाल हो, इस पे हम आगे भी अभी और चर्चा करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा पे भी। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज कहीं भी, चाहे हम किसी एजुकेशन सिस्टम में चले जाएं, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, किसी पर्टिकुलर अन्य विषय के, संगीत को छोड़ के किसी अन्य विषय का स्टूडेंट हो, उतना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहा है जितना संगीत के शिष्य गुरु को दे रहे हैं, या गुरु जितना प्यार संगीत के स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो समाहित है, जिसको आप सर अभी बोले हजारों साल पुराना है, नवनूतन बट पुरातन है, चिर पुरातन है। सर ये जो बांसुरी है, इसको शास्त्रीय रूप कब मिला? एक क्वेश्चन हमारे दर्शक ही पूछ रहे हैं, इसको शास्त्रीय रूप कब मिला और इसको एकल वादन के रूप में कब से हम बजा रहे हैं? तो थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालेंगे सर हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न मैं पहले ले लेता हूं सर। एकल वादन के रूप में शुरू से रहा ही है, जी, क्योंकि तो अकेले बजाने की चीज है। लेकिन शायद आपके प्रश्न का तात्पर्य यह होगा कि ये ऑर्केस्ट्रेशन के साथ, यानी वाद्य वृंद के साथ कब से बजती आई है और अकेले परफॉर्मेंस के रूप में कब से बजती आई है। जी 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 जी। तो जो वाद्य वृंद है, चूंकि प्राचीन काल में भी, सामवेद के समय में भी, और अगर आप देखें भारत के नाट्य शास्त्र में भी कुतप का जिक्र है, जिसमें वाद्य वृंद का उल्लेख है, जिसमें जब कोई नाट्य प्रयोग होता था तो सबसे पहले वाद्य वादक आते थे मंच पे, और उसमें बांसुरी का भी उल्लेख है, बहुत सारे वाद्यों का उल्लेख है। तो उन वाद्यों के वादक वगैरह सभी आते थे। अब इसमें ऐसा हुआ कि उस जमाने में तो हम लोग थे नहीं, तो बांसुरी सोलो जो जिस प्रकार से हम लोग बजाते हैं, अकेले मंच पे बैठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा हम बजाते हैं, तो वो मैं नहीं जानता कि उस जमाने में होता था या नहीं होता था, क्योंकि हम में से किसी ने तो वो जमाना देखा नहीं। और वैसे तो हम लोग सनातन धर्म के हैं, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो हो सकता है हम किसी अन्य रूप में वहां होंगे, लेकिन अब तो है नहीं उसकी। अब अगर हम देखें कि प्राचीन काल में जो अलग अलग वाद्य के रूप में बांसुरी वादन के रूप में उल्लेख है, बांसुरी वाद्य के रूप में भी उसका उल्लेख है, लेकिन बांसुरी वादकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता हमारे ग्रंथों में। जैसे
अधिक से अधिक यही उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें तो महाभारत काल में हमारे जो आदि गुरु श्री कृष्ण, उनका ही उल्लेख मिलता है, और वो सोलोइस्ट ही थे। उनका कभी मैंने ऐसा उल्लेख नहीं पढ़ा कि वो कई वाद्यों के साथ में अपनी बांसुरी बजाते थे, क्योंकि वृंदावन में गाय चराते समय तो पेड़ पे चढ़ के वो बांसुरी बजाते थे, ऐसा उल्लेख आता है। तो निश्चित रूप से वो सोलो ही रहा होगा, एकल वादन ही रहा होगा। लेकिन उसमें शास्त्रीय संगीत बजता था या कौन सा संगीत बजता था ये मैं नहीं जानता, तो इसलिए उसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, और जानकारी का कोई स्रोत भी नहीं है। हो सकता है आगे कुछ वैज्ञानिक या कुछ नए आने वाली पीढ़ी के कलाकार उसमें कुछ खोज के निकालेंगे, तो मुझको भी बड़ी प्रसन्नता होगी, सीखने को मिलेगा। लेकिन एक जो दूसरा युग है भारतीय संगीत का, तो वो जो आपका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दोनों का जवाब उसी में है कि भारतीय संगीत में बांसुरी का जो बांसुरी वादन का जो एक इतिहास है, उस इतिहास को मैं अपने व्यक्तिगत नजरिए से दो भागों में मानता हूं। पहला भाग तो है बिफोर पंडित पन्नालाल घोष, और दूसरा भाग है आफ्टर पंडित पन्नालाल घोष। जी जी जी। मैं उत्तर भारतीय संगीत की बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में भी लगभग उसी काल में परिवर्तन हुए थे, लेकिन मैं उसका उल्लेख इस समय नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर भारत का ही उल्लेख कर रहा हूँ। जी। उत्तर भारतीय बांसुरी के इतिहास के संदर्भ में पंडित पन्नालाल घोष का आना एक युग परिवर्तनकारी घटना थी, क्योंकि पंडित पन्नालाल घोष के पहले भी बांसुरी बजती थी, लेकिन शायद छोटी बांसुरी बजती थी, इतनी साइज की। पंडित जी ने बचपन से, वो बांग्लादेश में, तत्कालीन तो भारत ही था, लेकिन आज के बांग्लादेश में बारासात में वो पैदा हुए थे, और वहीं पे वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने पिताजी से सीखना शुरू किया था। एक छोटी बांसुरी थी उनके पास में, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने जो है ये बड़ी बांसुरी का आविष्कार किया। उस देखने में तो वैसी ही है, लेकिन सिर्फ साइज बड़ी का कारण ये था कि उसमें शास्त्रीय संगीत की जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस है, जो डेप्थ और जो मृदु स्वर है, बहुत तीखे स्वर छोटी बांसुरी में होते हैं, उतने तीखे स्वर सुनने की हम लोगों को शास्त्रीय संगीत में आदत नहीं होती है। जी जी। हाई पिच के। तो इसलिए उन्होंने इसमें परिवर्तन किया और इसको शास्त्रीय संगीत के उपयुक्त बनाया, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो ये जो है, मेरे ख्याल से अगर प्रामाणिक रूप से देखा जाए तो पंडित पन्नालाल घोष जी ने शास्त्रीय संगीत के मंच पर बांसुरी को स्थापित किया। अधिक से अधिक मैं ये कह सकता हूं कि पुनर्स्थापित किया, क्योंकि पहले अगर स्थापित रही होगी तो हम लोगों की नॉलेज में नहीं है, वो इतिहास में उसका किसी भी बांसुरी वादक कोई उल्लेख नहीं आता कि हाँ इन्होंने स्थापित किया। और दूसरी बात कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सोलो वादन, उसकी भी शुरुआत पंडित पन्नालाल घोष जी ने की। जो हमारा नॉन हिस्ट्री है, जो हमारे जानकारी में जो हिस्ट्री है, उसके अनुसार यही तथ्य है। अब इसके अतिरिक्त ऐसे तो बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और मुगल इतिहासकारों ने भी बहुत सारी स्थानों पर बांसुरी का उल्लेख किया है कि हाँ बांसुरी लोग बजाते थे, लेकिन कौन बजाते थे और किस प्रकार से बजाते थे और उसमें कंटेंट क्या होता था, वो लोक संगीत होता था या संगति के लिए बीच में पीस बजाने के लिए उसका उपयोग करते थे, या किसी अन्य कारण से या किसी अन्य प्रकार से उसका प्रयोग करते थे, ये कहीं उल्लिखित नहीं है। और रिकॉर्डिंग तो सवाल ही नहीं है, उस जमाने की रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं सकती थी। तो इसलिए उस जमाने में क्या होता था कहना मुश्किल है। प्रामाणिक रूप से मैं यही मानता हूं कि पंडित पन्नालाल घोष जी ने वर्तमान बांसुरी का स्वरूप पुनर्स्थापित किया शास्त्रीय संगीत के मंच पर, और इसको सोलो वादन के रूप में भी उन्होंने ही एक प्रतिष्ठा दिलवाई।
ये मेरा मानना है। जी जी जी। बाद सर में आप कलाकार आए, जैसे मेरे गुरुजी पंडित रघुनाथ सेठ जी ने भी पंडित पन्नालाल घोष से प्रभावित होकर के बांसुरी में बहुत सारे परिवर्तन किए। और भी बहुत सारे कलाकारों ने अपने वादन शैली में पन्नालाल घोष जी को देखकर उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे परिवर्तन किए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ऑथेंटिसिटी क्या है इन बातों की। मैं चूंकि जिन बातों में प्रामाणिकता नहीं होती या प्रमाण नहीं मिलता, मैं वैसी बातें करने से थोड़ा बचता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ सकते हैं कि जी जी जी। उसमें विवादों में नहीं जाना चाहता। हाँ हाँ हाँ। सर आपने बड़े अच्छे से बताया, और मुझे अभी इस चर्चा में ही ऐसा लगा सर, जैसे आपने बताया कि एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, वो युग परिवर्तन कर देते हैं अपने वाद्य से। जी जी और जैसा कि आपने भी बांसुरी में 3.5 सप्तक जो आप सिंगल बांसुरी पे, और काफी लोग इसमें अपने शोध पेपर में भी काफी उसमें रिसर्च कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो चाहूंगा सर कि प्लीज आप उसके मामले में बताएं, क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत हमारे दर्शकों की तरफ से हैं, बट मैं आप जैसे गुणी लोगों का समय छोटे क्वेश्चन पे नहीं, बड़े क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना चाहूंगा, ताकि हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको कुछ ऐसी चीज सुनने को मिल रही है कि जो शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो सर वो आपका जो एक नया आविष्कार है, वो प्लीज उसके मामले में थोड़ा बताएंगे, और हमारे श्रोताओं को कुछ उसके मामले में कुछ बजा के भी अगर बता सकें तो वो हमारे लिए काफी गर्व की बात होगी सर। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ। अभी भी बहुत कुछ सर सीखना बाकी है, बहुत करना बाकी है। अ, बांसुरी में वास्तव में ऐसा था कि ज्यादातर जो बांसुरी वादक हैं वो एक अगर मंद्र सप्तक में जाना होता है तो ये जो बांसुरी, अगर ये मेन बांसुरी है तो इससे बड़ी बांसुरी और ले लेते हैं और वो फिर उसमें मंद्र सप्तक के स्वर, यानी अगर मंद्र सप्तक बजाना है तो बांसुरी बदल लेते हैं। उसी प्रकार से अति तार में जाना होता है तो भी वो छोटी बांसुरी ले लेते हैं। उसमें बजाने में सुविधा होती है, लेकिन एक कट आता है उसमें और 3 बांसुरियों का 3 अलग-अलग टोन आने लगता है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे पाश्चात्य संगीत में सुप्रानो गाने वाला कोई और है, मिड गाने वाला कोई और है और लोअर बेस गाने वाला कोई और है। 3 लोग मिलकर के एक कंपोजिशन गा रहे हैं, ये लगभग उस प्रकार से हो जाता है। मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि इसको कैसे हम इस समस्या का समाधान निकालें। और मेरे गुरुजी पंडित भोलानाथ जी ने इस विषय में शुरुआत में कुछ चीजें मुझको बताई, तो फिर मैंने कोशिश की कि उसको मैं डेवलप करूं। तो ये गुरुओं का ही आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा कोशिश करके मैंने धीरे धीरे डेवलप किया। उसके ऊपर में थोड़ा कोशिश करके और अधिक बेहतर ढंग से कैसे निकल सकता है स्वर, ये मैंने कोशिश की। तो अभी मैं एक थोड़ा सा मैं आपको कुछ बजा करके सुनाता हूँ, तो जिससे सर आपको सर सर चीजें इजी समझ में आ जाएंगी। जैसे राग बिहाग में लेता हूँ, तो राग बिहाग में थोड़ा सा आलाप करके और फिर उसमें मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे हम 3 सप्तक बजा सकते हैं और बिना बांसुरी बदले, एक ही बांसुरी। जी जी।
अब ये देखिए, मैं पंचम तक इसमें बड़े आराम से सभी लोग जाते हैं जी। और पंचम से अगर नीचे जाना हो तो कैसे जाएंगे, यह थोड़ा मैंने शोध किया है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं इसमें अति मंद्र के पंचम तक नीचे जा सकता हूँ और तार सप्तक के ऋषभ तक हम जा सकते हैं। तो अति मंद्र के पंचम को अगर सा मान लिया जाए तो अति तार के ऋषभ तक पहुंचना यानी 3.5 सप्तक, ये टेक्निकली बनता है और इसलिए 3.5 सप्तक अभी मैंने आपके सामने बजाकर सुनाया। अप्रतिम सर। इसमें मेरे दूसरे गुरुजी तीसरे गुरुजी पंडित रघुनाथ सेठ जी ने बड़ा एनकरेज किया मुझको कि बेटा ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसको डेवलप और करो। मैंने उनको जब सुनाया तो बहुत खुश हुए वो। तो उस भोलानाथ जी का और रघुनाथ सेठ जी का बहुत
आशीर्वाद मिला मुझको इस विषय में। और पहला प्रदर्शन जो है इसका 3.5 सप्ताह का, वो मैंने वाराणसी में 92 में संकट मोचन संगीत समारोह में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया था। और श्रोताओं का और वहाँ जो उपस्थित विद्वान थे उनका बड़ा मुझको स्नेह प्राप्त हुआ, बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उसके बाद से लगातार मैं 92 से लगभग हर एक मंच पर मैं जी इसका जी प्रदर्शन करता हूँ। जी जी। ये इसके विषय में। सर, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि जी जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं हैं या इसका अनूठापन है जो पूरे विश्व में नहीं है। जैसा कि हमारे साथ आज पंडित चेतन जोशी सर, जो कि बांसुरी वादन में मैस्ट्रो हैं, और मैं नहीं समझता कि इतना डेप्थ नॉलेज आपको रेयरली मिलेगा। और आज हम बांसुरी वादन पे सर के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, और इनके कुछ जो धुन इन्होंने खुद बनाया है जिसको अभी आपने सुना, मैं अभी वही दर्शकों को बता रहा था सर कि, और आपसे भी यही क्वेश्चन था सर, जो प्रामाणिकता की हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, और हम कहीं ना कहीं पीछे थे डॉक्यूमेंटेशन में, हमको ये मानना पड़ेगा, और नहीं थे तो उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ इतने शासक आए और इतनी सारी चीजें आए जो सबसे पहले हमारे साहित्य, कल्चर, संगीत, इन्हीं सब पे अटैक किया गया हमारे। और लोग बोलते हैं जहाँ साहित्य और संगीत होता है, किसी ने श्लोक में, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग भी, कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयम परम पशुनामा। मतलब जिसके पास संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, कला नहीं है, उनको मानव श्रेणी में ही नहीं लिया जाता था। जो इतना इनरिच था, आज वहां भी अगर हम प्रामाणिकता ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलती है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं सर? मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसका हमारा आगे चल के क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, उस पे भी आपसे थोड़ा सा मैं इस मामले में जानकारी चाहूंगा। क्योंकि समय ऐसा भगता जाता है, ऐसा लगता है हम घंटों चर्चा करते रहें, तो चूंकि समय की भी अपनी मर्यादा होती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सर के साथ जो बेस्ट हो वो डिस्कशन करें। तो सर, मैं इस पे जरूर आपका एक बार आपसे चर्चा, आपका राय जानना चाहूंगा सर। ये आपने सही कहा कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का अभाव रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि हमारी शिक्षा पद्धति गुरु शिष्य के आदान प्रदान से ही होती रही है। आज भी भारत में या पूरे विश्व में कहें, गुरु शिष्य परंपरा यदि यथावत रूप से, हालांकि थोड़े बहुत बदलाव तो उसमें भी हुए हैं, लेकिन यदि फिर भी काफी हद तक गुरु शिष्य परंपरा अगर कहीं पर विद्यमान है, तो वो संगीत और पहलवानी, ये दो ही फील्ड हैं जिसमें ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी विद्यमान है। जी जी जी। बाकी सभी जगहों पे टीचर स्टूडेंट है, लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बाकी फील्ड्स में नहीं मिलता। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि गुरु ये निश्चिंत हो जाता है कि मैंने तो अपनी सारी विद्या, सारी कला जो है मैंने अपने शिष्य को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन करने की क्या आवश्यकता है? शुरू से जी जी। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों की मनस्थिति भी रही है। आप देखें कि हमारे यहाँ कभी भी मंत्रों के साथ में या बहुत सारी जो हमारी रचनाएं हैं उनके साथ में उनके रचयिता का नाम नहीं लिखा रहता है कि किस ऋषि ने कौन सा मंत्र लिखा या कौन सी ऋचा बनाई या कौन सी कविता लिखी है। लोग भले याद रखते हो कि हाँ इस ऋषि ने ये ऋचा लिखी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रही। जी। तो ये भी एक उदात्त भावना जो है वो भारत की रही है परंपरा में।
तो इसलिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे जोर नहीं दिया गया, क्योंकि जो जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो अहम भाव ज्यादा बढ़ जाता है, अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर बाद के विद्वानों ने चूंकि समय बदला था तो इसके हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया था। बहुत सारी किताबें लिखी गई और सारा कुछ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो विदेशी लुटेरे आए थे तो उन्होंने सबसे पहला अटैक हमारी ज्ञान संपदा पे ही किया था। जी नालंदा विश्वविद्यालय इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। नालंदा ही नहीं, तक्षशिला भी उन्होंने जलाया था, और भी बहुत सारे पुस्तकालय महीनों महीनों तक जलते रहे। इतना ज्ञान का अतुलनीय भंडार था हमारे पास। उन पुस्तकों में क्या था आज तक हमको पता नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी, इस समय भी भारत का ये दुर्भाग्य कहें कि लगभग 1 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं भारत में, हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रिजर्व्ड हैं, अच्छे से रखी गई हैं, उनको पढ़ा ही नहीं गया है। क्या बात। तो ऐसी स्थिति है भारत की ज्ञान परंपरा की। तो मेरा पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में चूंकि जो संस्कृति है वो कोई रुका हुआ पानी नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो नदी के प्रवाह की तरह है, वो खुद को हमेशा बदलती रहती है, समय के साथ चलती है। तो आज के समय के अनुसार ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आज हमारे मन में कितनी पीड़ा है कि अरे तानसेन के जमाने में अगर रिकॉर्डिंग हुई होती तो हम उनका गाना सुन सकते, या कृष्ण की बांसुरी सुन सकते तो कितना अच्छा होता है। तो ये हमारे मन की जो पीड़ा है ये डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड है। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, फारसी में कहावत है कि देर आयद दुरुस्त आयद। तो कम से कम आज हम जो भी हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारे जो संगीत के विद्वान हैं, उनके विचार हैं, उनको हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर लें और उसके आधार पे फिर आगे की पीढ़ियां उसके ऊपर रिसर्च करें और फिर वो देखें कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। नीरक्षीर विवेक हमेशा लागू होता है। जो अच्छा है उसको ले लें और जो बुरा है उसको छोड़ दें। तो ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। और मुझको विश्वास है कि आप एक बहुत बड़ा काम ई मंच के माध्यम से यही इसी दिशा में कर रहे हैं। जितने भी लोगों के आपने विचार संग्रहित किए वो हमेशा के लिए इस आभासी दुनिया के माध्यम से ही सही एक रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाती है, ताकि भविष्य के जो शोधकर्ता हैं वो इसको देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और उसके आधार पे अपना आगे की दिशा तय कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंटेशन तो होना ही चाहिए, ये मेरे विचार है। जी सर, इसमें मेरा एक और मानना है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन अभी हम देखते हैं कि जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ओम का उच्चारण करना है, उसमें ये भी दिया है कितनी देर अ बोलना, कितनी देर ओ बोलना है और कितना उसका गैप बाद में मापे जाता है। हाँ बोलो। तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये बहुत बड़ा रोल, और म्यूजिक में तो हमारा सारा ध्वनि तरंगों पे डिपेंड करता है, जिसको आज जो सुविधा है हम रिकॉर्ड करके जो रख सकते हैं। मेरा एक्चुअली जो ई मंच में आप लोगों की जो आप लोगों के माध्यम से जो मैं रिकॉर्ड करके या जो इसको यूट्यूब पे या कहीं हमारे सर्वर पे जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लिख के भी आप उसको शायद लिखने वाले के मूड से आप नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि जो कविता लिखा है जब आप उससे सुनते हो तो उसका एक जो वाइब्रेशन होता है वो अलग होता है, और जो खाली आदमी पढ़ रहा है उसको लिखा नहीं है, उसका वाइब्रेशन बोलने का एक अलग होता है। आपने जो शोध किया है, आपने जो उसमें एक खोज किया है कि कैसे 3.5 सप्तक इस पे किया जाए या कैसे किया जाए, आज जब उसको लोग पढ़ेंगे और जो सुनेंगे, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पे बहुत वर्किंग करने की आवश्यकता है, और हम तो हमारी टीम के साथ डेडिकेटेड हैं भी। आज हम सोचते हैं हमारे जो लोकगीत हैं,
जो पुराने जमाने में फाग होते थे या विवाह गीत होते थे, हर फंक्शन का एक अपना गीत होता था। शायद कहीं न कहीं वो लुप्त हो रहे हैं। उन पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, हर एरिया वाइज़, हर इवन हम जाते हैं थोड़ी-थोड़ी दूर पे कल्चर चेंज होते हैं, गीत के स्टाइल जैसे आप बोले कि हम अभी उत्तर भारतीय बांसुरी वादन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, कार्नेटिक पे नहीं कर रहे हैं। तो कार्नेटिक का अपना एक अलग रूप है, अलग अपना विचार है, अलग अपनी मिठास है। तो हमको इस पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है सर। मैं चूँकि समय भी हो चुका है और आप से चर्चा तो यूँ करते रहें और ढेर सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी हैं, लोग भी पूछ रहे हैं। हम देखते हैं कैसे और आगे आपसे चर्चा करेंगे सर। बट मैं लास्ट क्वेश्चन एक ये पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो बांसुरी वादन से हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ें आती हैं कि हम बांसुरी सीख रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है? या उनके लिए आपकी क्या राय है सर? उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? और लास्ट में इसके बाद मैं चूँकि एक ही साथ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और बोल देता हूँ, एक कोई भी राग सर, राग में चाहूँगा सर कि हम उससे कार्यक्रम की क्लोजिंग करेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, देखिए बांसुरी का जो फील्ड है उसमें अगर हम ये गिनना शुरू करें भारत में, आप कर्नाटक संगीत को भी इसमें मिला लें, उत्तर भारतीय संगीत को भी मिला लें और फिर ऐसे बांसुरी वादकों की लिस्ट बनाना शुरू करें कि जो 1 से 1.5 घंटा मंच पर एकल वादन कर सकते हैं। मेरा दावा है कि 1000 से ज्यादा नाम नहीं आएंगे। 130 करोड़ के देश में 1000 बांसुरी वादक ऐसे नहीं होंगे जो 1 घंटा श्रोताओं को बांध करके रख सकें और बजा सकें। बिल्कुल सही। तो आप ये समझ सकते हैं कि बांसुरी ये बड़ी मतलब एक विडंबना है कि देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाद्य बांसुरी ही है। जिस जिस घर में कृष्ण है वहां वहां बांसुरी है। जी। लेकिन बांसुरी बजाने वाले उसके ठीक उलट सबसे कम है। बट अभी तो खैर थोड़ा बेहतर समय है, नहीं तो एक जमाने में तो बांसुरी जो है वो लुप्त प्राय वाद्यों में से एक होने लगा था, बजाने वाले मिलते थे। जी, जी। ये जो स्थिति है आज के समय में, बांसुरी वादक बढ़ रहे हैं, बांसुरी सीखने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और ये शुभ संकेत है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि भाई आगे के लिए उनका स्कोप क्या है, स्कोप बहुत है। इतना स्कोप है कि आप उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। बांसुरी में विशेष रूप से कई तरह के हैं। जैसे एक कार्य तो ये होता है कि कोई आ, आ, फिल्मों में या टीवी सीरियल में या प्राइवेट एल्बम्स में आप बांसुरी को ट्रैक रिकॉर्डिंग में उसको बजाते हैं। जैसा म्यूजिक डायरेक्टर आपको बताते हैं उस प्रकार से आपने वहां पे म्यूजिक डायरेक्शन में म्यूजिक डायरेक्टर के आधार पर आपने उसमें बजाया। जी। तो उसमें अच्छा पैसा मिलता है। अच्छी अगर आप अच्छा बजाते हैं तो उसमें काफी आपको जीविका के लिए तो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दूसरा एक फील्ड है कि जिसमें आप चाहे लोक संगीत हो, चाहे गजल हो या अन्य भजन हो, इन सब के साथ में मंचीय प्रदर्शन आप करते हैं और उनके साथ में बजाते हैं एज ए एकम्पनीमेंट। तो संगति के तौर पर अगर आप बांसुरी बजाते हैं, कथक में भी, भरतनाट्यम में भी, डांस के ऑर्केस्ट्रा के रूप में भी अगर आप बजाते हैं तो वो मंचीय कार्यक्रम जो है वो अलग होते हैं और वो एक अलग विधा है जो जिसमें बांसुरी की बहुत डिमांड रहती है और लोग बहुत कम है। तीसरी विधा एक अभी नई नई डेवलप हुई है लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप YouTube पे अपने कंपोजिशंस डालें और उसमें मोनेटाइज करें और उसके आप अगर बहुत अच्छा बजाते हैं तो
आपके हजारों लाखों श्रोता हो जाते हैं और उनके आधार पे आपकी इनकम रेगुलर होती रहती है। जी जी जी। ये एक नया आयाम बना है। और चौथा और अंतिम जो मेरी नजर में है मुख्य आयाम, वो ये है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, जैसे कि मैं बजाता हूँ, सोलोइस्ट हूँ। आप अगर सोलोइस्ट बनना चाहते हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, तो यहाँ भी बहुत कम लोग हैं। आप बहुत स्कोप है, आप अगर अच्छा बजाते हैं तो बहुत आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 मुख्य एरियाज तो मैंने ऐसे बताए कि जहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपका रुचि का विषय है। आप अगर फिल्म संगीत से रुचि रखते हैं तो उस एरिया में बढ़िए। आप अगर मंचीय कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रेशन में बजाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर और एक जो छोटा इसमें 4 तो सीधे सीधे परफॉर्मेंस की बात है, और जो इसका एक छोटा लघु रूप है वो है बांसुरी सिखाना। जी तो जी। वो भी बहुत सारे लोग उत्सुक हैं आज बांसुरी सीखने के लिए। तो वो भी एक बांसुरी सिखाना, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे जब नॉर्मल पीरियड में तो घर आना, घर पे या इंस्टीट्यूट में कहीं सिखाना, तो उससे भी काफी अब, यानी अगर आप बांसुरी वादक बनते हैं और हाँ बहुत बिलो एवरेज नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। तो मेरा ये कहना है कि जो युवा बांसुरी वादक हैं वो निसंकोच इसमें आ सकते हैं, इसको एक करियर के रूप में अपना सकते हैं, काफी स्कोप है। जी जी सर, जी सर, जी सर। और अंतिम आपने पहले ही आदेश कर दिया है, तो अनुरोध अनुरोध सर, अनुरोध। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश है। सर, तो मैं एक लोकगीत से मैं समापन करना चाहूंगा। सर सर। दरअसल इसके साथ एक बड़ी सुंदर मेरी स्मृति जुड़ी हुई है। जब मैं जापान गया था, तो जापान में मेरा एक कार्यक्रम एक ऐसे गांव में हुआ था कि जहां पहुंचने वाला मैं पहला भारतीय था। क्या बात। और वैसे भी जापान जो है वहाँ भारतीय बहुत कम आते जाते हैं, क्योंकि जहाँ अब जापान में एक तो भाषा की समस्या आ जाती है, इंग्लिश वहाँ समझते नहीं है लोग, जी और जी। बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इंटीरियर्स में तो बिल्कुल नहीं जाते, टोक्यो ओसाका वगैरह में जो बड़े शहर हैं वहाँ तो फिर भी भारतीय लोग मिल जाते हैं, इंटीरियर्स में तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो मैं उस गांव में गया, वहाँ जैसी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पे मैंने पहले शास्त्रीय संगीत का आलाप जोड़ झाला बजा करके और गतें बजाई। लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ और बजाइए। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने एक लोकगीत जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन इलाकों में बहुत गाया बजाया जाता है, उसे कहते हैं चैती। जी 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 जी। चैत्र मास में ये गाया बजाया जाता है, रामनवमी के आसपास। जी जी जी। तो वो मैंने वहां बजाया। अब सोचिए, जापान के लोग, उनको ना भाषा के का पता है, भारतीय ही पहली बार देखा, तो भारतीय संगीत तो पहली बार देखा ही होगा, निश्चित रूप से सुना ही होगा। तो वो उनको वो चैती इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि प्लीज इसको दोबारा बजाइए। क्या बात है। तो ये जो चैती है, ये चैती अभी चूंकि चैत का महीना चल रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ख्याल से मैं इसी से समापन करता हूँ। स्वागत और स्वागत। आप सभी ने इतने प्यार से मुझको सुना, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर सर सर।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर, मैं हमारे ई मंच की तरफ से सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इतनी अच्छी चर्चा, इतना ज्ञानवर्धक चर्चा जो आज हुआ है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे और दोहराते रहेंगे। जब भी आपको समय मिलेगा, मैं बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करके, क्योंकि क्वेश्चन इतने ढेर सारे हैं और लोगों के जो प्रश्न हैं वो बहुत हैं। चूंकि समय कम होता है और समय की मर्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी मेंटेन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया और ई मंच पे हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। आभार, आभार।